Okay, students, welcome back. So the next topic in the chapter is nature of solutions. Apart from the four methods, मैंने कहा था एक टॉपिक और है nature of solutions. इसकी एक एक्सरसाइज अलग और है और थोड़ा सा जो तड़का है इस एक्सरसाइज में भी है, ग्राफिकल सॉल्यूशन वाली एक्सरसाइज में भी है और अलग से भी है। तो अब आ गया इसका थोड़ा सा तड़का इसमें, तो फिर सीखना पड़ेगा पहले। तो पहले अपन सीखते हैं आज की क्लास में कि नेचर ऑफ सॉल्यूशंस क्या कहता है, फिर चाहे से क्वेश्चंस कल से कर लेंगे। ओके, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस टॉपिक नोट डाउन कर लिया? कर लिया? अब देखो, जनरल बात करते हैं। देखो, जो हमने सॉल्यूशंस निकाले, सॉल्यूशंस मतलब क्या भाई, दो सिचुएशंस गिवन है, उन दो सिचुएशन से दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। सॉल्व अभी तो एक ही मेथड से करना सीखा है, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला वही सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन। तो वो जो सॉल्यूशन आ रहा है उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सीखा था अपन ने। अब वहां पे अपन ने क्या किस हिसाब से सीखा था कि रियल है कि नहीं है, नॉन रियल है कि नहीं है, मतलब बेसिस क्या था अलग अलग डिफरेंशिएट करने का, रियल होना, रियल नहीं होना। अच्छा, एक बेसिस और था कि दो बराबर रूट्स निकल रहे थे या डिस्टिंक्ट अलग अलग निकल रहे थे, ये बेसिस था वहां पे डिवाइड करने का। यहाँ पे डिवाइड करने का दूसरा बेसिस है। यहाँ पे देखो, अभी तक अपन ने जितनी बार भी क्वेश्चंस किए हैं तो दो ही केस सामने आए हैं, बट होता वैसे तीन केस है। अब वो दो केस में बता देता हूं। अभी तक अपन ने मुश्किल से 4 या 5 ग्राफ बनाए होंगे अभी तक। 3 तो उधर बनाए, 6 हो गए, मतलब नहीं, 2 ही तो बनाए, यहाँ पे 5 ग्राफ्स बनाए अभी तक अपन ने। तो 5 ग्राफ्स में 4 ग्राफ में तो एक तरीके के सॉल्यूशन है और एक में बिल्कुल अलग है। बताओ कौन सा है वो? पैरेलल वाला। ये तो सेम है ना, पैरेलल वाला। देखो, या तो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं या करती ही नहीं है। इसके अलावा और कोई केस सामने आया क्या? बोलो। एक केस और होता है, भी उसका भी जिक्र करेंगे, बट चलो मोटा मोटा बात करें तो ये दो केस हैं। तो इधर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और द लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग। बिल्कुल ऐसे चल रही जैसे ट्रेन की पटरी नहीं होती है, इंटरसेक्ट करेगी नहीं, ठीक है। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को कहा जाता है पैरेलल लाइंस। क्या कहा जाता है? अभी क्लास 10th लेवल पे आप नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को पैरेलल लाइंस का नाम बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। हालांकि सीनियर क्लासेस में जब आप जाओगे तो सीखोगे कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस नॉन पैरेलल भी हो सकती है, ऐसा भी होता है। वो अलग अलग प्लेन पे हो, तो मान लो एक लाइन इस प्लेन पे हो, एक लाइन इस प्लेन पे हो, तो इंटरसेक्ट भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, स्क्यू लाइंस बोलते हैं उसको। लेकिन वो आगे की बात है। अभी तो आप 3D में हो नहीं, अभी आप 2D पढ़ोगे, यानी अलग अलग प्लेन पे जाओगे नहीं, सारा काम एक ही प्लेन पे करोगे, एक ही कागज पे करोगे सारी लाइन। तो एक ही कागज पे करोगे तो या तो लाइंस होंगी पैरेलल या लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग। पैरेलल को क्या नाम दे सकते हो? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस दे सकते हो। तो एक तरह का सॉल्यूशन क्या मिल गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरी तरह का सॉल्यूशन क्या मिल गया? पैरेलल लाइंस। अब तीसरी एक और होती है, अभी लिखवा देंगे सब, मोटे तौर पे बात करते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि लाइन आपने एक बनाई 3 सॉल्यूशन से, और दूसरे 3 सॉल्यूशन से जब दूसरी लाइन बनाई तो ये लाइन इस लाइन के ऊपर ही क्रॉस हो रही है, मतलब ऊपर से ही गुजर रही है। जैसे दूसरी लाइन मान लो ऐसे बन गई, मतलब इसके 3 सॉल्यूशन मान लो ये थे और ये थे, और इस लाइन के 3 सॉल्यूशन ये थे और ये थे। तो लाइन लाइन के ऊपर आ गई, लाइन लाइन के ऊपर आ गई। तो इसको इंटरसेक्टिंग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक की डेफिनेशन में इंटरसेक्टिंग का मतलब यही है जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो ये तो बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। पैरेलल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि पैरेलल तो वो होती है जो इंटरसेक्ट करे ही ना। तो ये भी बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ना तो इस कैटेगरी की हुई ना इस कैटेगरी की हुई। इनको कहते हैं को इंसिडेंट लाइंस। क्या कहते हैं? को इंसिडेंट लाइंस। को इंसिडेंट लाइंस का मतलब ये हो गया कि एक दूसरे के ऊपर होना। तो 3 तरह के सॉल्यूशंस हो गए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। लिखना शुरू करें। अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है वो सारी बात करेंगे। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन में पहला नेचर ऑफ सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन। लिखो, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक समझते हो? कहते हैं ना यार ये तो यूनिक है। यूनिक मतलब हिंदी में क्या कहते हैं यूनिक को, पता है? सबसे अलग, हटकर नहीं कह सकते, सबसे अलग। एक अलग चीज हो गई सबसे अलग जो होगा, ऐसा एक आदमी और हो सकता है जो सबसे अलग हो, तो फिर दो दो यूनिक नहीं होते। विचित्र भी नहीं कह सकते, अद्वितीय, जिसके जैसा द्वितीय कोई नहीं है, मतलब दुनिया में वो एक ही है, अद्वितीय। समझ गए? यूनिक का हिंदी वर्ड होता है अद्वितीय। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अभी आप लिख लो जैसा जैसा समझ आ रहा है।
देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए अब ग्राफ में तो आप देख लोगे कि अगर लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, अभी जैसे कर रही थी पिछले क्वेश्चन में, तो एक सॉल्यूशन मिला। जैसे अभी हमको क्या मिला था, 5,3 मिला था, 3,5 मिला था। तो 3,5 कौन सा नेचर था बेटा, यही नेचर था, यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है, फाइनल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो वही पॉइंट मेरा यूनिक है। क्या हुआ, क्या बात हो रही है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है क्या कुछ, बोलो। तो फिर इधर ध्यान दो, ठीक है। ये यूनिक सॉल्यूशन मिला था अभी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, अभी तो हमने ग्राफ से पता लगाया, अभी अपन ने किससे पता लगाया, ग्राफ से पता लगाया। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ही भी हैं, इसी एक्सरसाइज में भी है, इसी एक्सरसाइज में ऐसे की भी क्वेश्चन है कि पता लगाओ किस टाइप का सॉल्यूशन है, बट कसम है ग्राफ मत बनाना, यानी कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग कि कौन सा सॉल्यूशन है। अभी तो ग्राफिकल मेथड से फाइंड कर रहे हैं, तो अलजेब्रिक मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, उस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स की मदद से, a1 b1 c1 a2 b2 c2। आपको पहले भी हिंट दिया था कि a1 a2 का रेशियो अगर b1 b2 के बराबर होता है तब तो पैरेलल होती है, और बराबर नहीं होता है तब क्या होती है, यूनिक। जैसे अभी हमारा 7x प्लस 5y था और नीचे क्या था, 5x प्लस 7y था। तो a1 a2 का रेशियो क्या था, 7/5, और इधर b1 b2 का रेशियो क्या था, तो 7/5 5/7 बराबर थोड़ा ना होते हैं, नॉट इक्वल था ना। तो केस कौन सा बना, यही बना, समझ गए। तो ये तो है अल्जेब्रिक तरीका पता करने का, ये है ग्राफिकल तरीका पता करने का। कोई के ग्राफ बना के पता करो तो आप देख लेना, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे तो कह देना यूनिक सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। और कोई के नहीं, अल्जेब्रिक मेथड से पता करो तो उसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके पता कर लेना। समझ आया। हेयर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है। कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हो गया पहला। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी है ना, देखो इन लाइंस का नाम क्या है, इन लाइंस को क्या कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग। जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उस लाइंस का डेफिनेशन में नाम क्या कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। चले नेक्स्ट। अब देखो, मान लो a1 बाय a2 और b1 बाय b2 तो बराबर निकल गए, पर ये c1 बाय c2 से बराबर नहीं निकले। मतलब पहले दो तो बराबर निकल गए, लेकिन तीसरे रेशियो से बराबर नहीं निकले। ये केस है वो वाला पैरेलल लाइंस वाला केस। कैसा केस है ये, पैरेलल लाइंस वाला केस। तो ये सेकंड है, जिसको अपन कहते हैं नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि लाइंस भिड़ती ही नहीं है कभी, तो सॉल्यूशन कहां से निकालें। ठीक है, तो सेकंड केस है नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, a1 बाय a2 b1 बाय b2 के तो बराबर होता है, बट ये c1 बाय c2 के बराबर नहीं होता है। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, भाई ग्राफ के अंदर दो इस तरीके की पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, हेयर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट, पैरेलल लाइंस। सेकंड केस हो गया। सौम्या एंड नितिशा के अलावा और कौन है जो नहीं आया, सुयश, श्रेष्ठ, और कोई थोड़ी ना। चलिए, नो सॉल्यूशन वाली बात हो गई। अब चलते हैं फाइनल। अभी जो मैंने तीसरा केस बताया जो अभी तक आया नहीं है सामने, बट हो सकता है। ठीक है, क्या है, जिसमें लाइन लाइन के ऊपर चली जाती है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो लाइंस का नाम तो कोइंसिडेंट है, इसका नाम इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका नाम पैरेलल लाइंस है, इसका नाम कोइंसिडेंट लाइंस है। लेकिन सॉल्यूशन का नाम क्या है, जैसे उसका नाम यूनिक सॉल्यूशन है इस, क्योंकि उसमें एक ही सॉल्यूशन निकल रहा है। इसका नाम नो सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। उधर कितने सॉल्यूशन निकल रहे हैं, बहुत सारे निकल रहे हैं, अनंत रूप से। तो उसका नाम है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, अनंत रूप से बहुत सारे सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अनंत रूप से बहुत सारे सॉल्यूशन। और इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन बैठता है कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों ही रेशियो बराबर होता है। अच्छा, अब इसमें देखो आपको लग रहा होगा एक लाइन है, लेकिन मैंने कोशिश करी बनाने की। देखो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा वैसे डार्क करते नहीं है ग्राफ को, बट यहाँ पे दर्शाने के लिए थोड़ा डार्क कर दो, ताकि आप जब रिवीजन करो तो आपको पता चले कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ओके,
हियर द ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसा होता है, को इंसिडेंट लाइंस का होता है। बस खत्म, इतनी सी तो बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। फटाफट से रिवाइज करो, कर दूं उसको डिलीट? हाँ जल्दी। तीनों ही, देखो मेरी बात सुनो, ऐसा भी होता है कि तीनों ही अनइक्वल हो। यश का क्वेश्चन है भाई, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो तीनों ही अनइक्वल है। तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? पर मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो अपन इन दोनों को कंपेयर करते हैं ना। अगर यही अनइक्वल आ जाता है तो तीसरे की बात ही कौन करता है? यूनिक सॉल्यूशन है ना। अब उसमें चाहे से वो तीसरे के इक्वल हो रहा हो तो भी बढ़िया, नहीं हो रहा हो तो मत हो। मैंने तो केवल इसको चेक करके डिसीजन ही दे दिया ना यूनिक सॉल्यूशन। अब हो सकता है आगे वो उसके इक्वल हो सकता है आगे अनइक्वल हो। ठीक है, तो उसी को तो बता रहा हूं, एक बार लिखो देखो। तो कुल मिला के बात इतनी है बेटा, a1 बाय a2, पूरी बात को समराइज कर रहा हूं, अगर नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो जाए तो c1 बाय c2 को चेक ही नहीं करना। तो c1 बाय c2 को चेक ही नहीं करना, कांस्टेंट टर्म्स को चेक ही नहीं करना, और सीधा डिसीजन दे देना है भैया क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। और कोई कहे कि लाइन किस टाइप की बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन, क्योंकि दो तरह के क्वेश्चन होंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछ सकता है और लाइन का प्रकार भी पूछ सकता है कि किस टाइप की लाइन है। सेकंड, a1 बाय a2 अगर आ जाए इक्वल किसके, b1 बाय b2 के, लेकिन वो c1 बाय c2 के इक्वल, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल है तो आगे भी चेक करना है। अगर पहले ही दो अनइक्वल है तो आगे चेक ही नहीं करना है, अगर ये दोनों इक्वल है तो आगे चेक करना है। करने के बाद अगर वो नॉट इक्वल आई तो सेकंड केस है जिसको अपन कहते हैं नो सॉल्यूशन। जिसको स्कूल जाना है वो जा सकता है, बाकी वीडियो से देख लेना, अभी एक आध क्वेश्चन और करेंगे। नो सॉल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के, इसका नाम क्या है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, और थर्ड केस देखो, हमने इन दोनों को कंपेयर किया, इक्वल आ गई, और फिर ये दोनों इक्वल आ जाती है तो आगे भी कंपेयर करते हैं। तो मैंने आगे भी कंपेयर किया, ये लो साहब वो भी इक्वल आ गई, वो भी इक्वल आ गई। कौन सा केस बन गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और लाइन का प्रकार कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, अब इनके आगे देखो एक चीज लिखी हुई है, आपने अगर नोटिस किया हो तो, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, नोटिस करो। देखो इसके आगे तो लिखा हुआ है कंसिस्टेंट, क्या लिखा हुआ है, आपको भी लिखना है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इनकंसिस्टेंट, और लास्ट वाले के आगे क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, कंसिस्टेंट का मतलब लाइन का भिड़ना, इनकंसिस्टेंट का मतलब लाइन का नहीं भिड़ना। तो यूनिक सॉल्यूशन में लाइन भिड़ती है कि नहीं भिड़ती है, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन में लाइंस बिल्कुल भी नहीं भिड़ती है, तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। कोइंसिडेंट लाइंस में तो लाइन बार बार भिड़ती है, तो कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंट तो है। बट अब अगर इसको भी कंसिस्टेंट कह देंगे, उसको भी कंसिस्टेंट कह देंगे, तो फिर पता नहीं चलेगा कौन सा है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अच्छा, इसका नाम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट क्यों रखा, क्योंकि इसमें तीनों ही रेशियो बराबर हैं। एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल सुनो। लेटस से मेरे पास है 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, और फिर मेरे पास है 4x प्लस नहीं इक्वल टू 9 करो, और फिर है मेरे पास 4x प्लस 8y इक्वल टू 18। तो मैंने देखा 2/4 रेशियो क्या आता है, 1/2। 4/8 रेशियो क्या आता है, 1/2। और 9/18, वैसे तो इसको उधर लेके जाके कंपेयर करना चाहिए, बट या तो दोनों को उधर लेके जाके कंपेयर करो, या दोनों को इधर के इधर आरएचएस में कंपेयर करो। बट ऐसे मत करना कि एक को एलएचएस में रखा एक को आरएचएस, फिर गलती हो जाएगी। तो अभी दोनों को आरएचएस में कंपेयर कर लेता हूं मैं। 9/18 तो क्या आएगा, 1/2। तो मैं किस नतीजे पे पहुंचा कि ये तो क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, क्योंकि तीनों ही रेशियो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अब इसका नाम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट क्यों रखा, एक्चुअली ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही इक्वेशन है, डिपेंड करना छोड़ो, सेम ही इक्वेशन है। क्यों, इसमें से जरा 2 कॉमन लेना,
भाई अगर सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन नहीं निकाल सकते, छोटी नहीं कर देते क्या अपन इक्वेशन कॉमन लेके? तो इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या आया 2x 4y। बताओ रत्ती भर भी फर्क है क्या? सेम ही तो इक्वेशन है, इसीलिए तो लाइन के ऊपर लाइन बनती है, इसलिए तो इसको क्या कहते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, अब क्विकली मुझे ओरली इसका आंसर बता दो कि डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है या किस टाइप का नेचर। इसको बंद कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो आपको कंपेयर करना है 3 रेशियोज A1/A2, B1/B2 और C1/C2, और कंपेयर करके बताना है। दैट मीन्स आपको अल्जेब्रिकली बताना है कि लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होंगी। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट मतलब वही इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट, यानी तीनों नेचर में से कौन सा सॉल्यूशन है 3 क्वेश्चन में आपको बताना है। और कैसे बताना है, ग्राफिकली नहीं बताना है, आपको कैसे बताना है, इनको कंपेयर करके बताना है। कंपेयर करके बताना है दैट मीन्स आपको अल्जेब्रिकली बताना है। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो, लिखो लिखो। ये इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चंस है, कंपेयर करो और बताओ, बस नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। हियर द गिवन लाइंस आर, हियर द गिवन, आप 5 मिनट बैठो ना। हियर द गिवन लाइंस आर, बोलो पहली लाइन क्या है, गिवन इक्वेशंस आर, सॉरी अपने को लाइन नहीं गिवन है, इक्वेशंस की। गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, बोलो इक्वेशंस क्या गिवन है पहले क्वेश्चन में, जैसे 5x माइनस 4y, 5x minus 4y plus 8 equal to 0. This is the first equation. So I'll mark it equation number 1. Second है 7x plus 6y equal to 8 है, okay. 0 है ना, 8 क्यों बोल रहे हो? इक्वेशन 2, ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। क्या करेंगे, सबसे पहले हमको A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज चाहिए। क्या चाहिए सबसे पहले अपने को, वैल्यूज कैसे पता लगेगी पता है, कंपेयर करके। किससे कंपेयर करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से। किससे, स्टैंडर्ड। तो ये तो मेरी है ओरिजिनल इक्वेशन, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो, बैठो बैठो। Comparing the given equations with the standard form, with the standard form, that is ax नहीं, दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दो इक्वेशन से तो कंपेयर होगा a2x प्लस b2y प्लस C2। या तो एक ऑप्शन है, या तो एक एक इक्वेशन उठा के कंपेयर करो, या दोनों को ऊपर लिख लिया, दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म नीचे लिख ली और एक साथ ही कंपैरिजन हो गया। दोनों ऑप्शन है। तो देखो इससे कंपेयर किया मैंने, तो मेरे पास 6 कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई। A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू 6 है वो, है ना, और C2 की वैल्यू, तो 6 कोएफिशिएंट्स मिल गए। अब क्या बचा क्वेश्चन में, कंपेयर करके बता दो। वी गेट A1 B1 C1 A2 B2 बोलो A1 कितना है, B1 -4, C1 8, A2 B2 C2 -9। अच्छा C1 C2 जो है उसमें ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट टर्म्स या तो दोनों इधर हो या फिर दोनों इधर हो, ठीक है। अब केवल ओरली बताना है तो कहीं से भी कंपेयर करके बता सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली करते हैं तो हमेशा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब दोनों को पहले इधर लेके आना पड़ेगा। इन केस ये उधर हो तो पहले इनको इधर लेके आना स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर कंपेयर करना, ठीक है। अब कंपैरिजन कैसे करते हैं, A1/A2 का वैल्यू निकालते हैं। नाउ किसकी वैल्यू निकालते हैं, A1/A2 की वैल्यू निकालते हैं, B1/B2 की वैल्यू, और अगर ये दोनों अनइक्वल हैं तो C1/C2 की वैल्यू निकालते हैं, नहीं तो C1/C2 की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं। तो A1 की वैल्यू है 5, A2 की वैल्यू है 7, B1 की वैल्यू है -4, B2 की वैल्यू है 6।
ये तो कट नहीं रहा, ये कट रहा है, जितना काट लो -2/3 2 से कट जाएगा। अब देखो a1/a2 की वैल्यू और b1/b2 की वैल्यू अनइक्वल है, तो c1/c2 की वैल्यू निकालने की इस केस में जरूरत ही नहीं है, सीधे लिख देंगे हेयर a1/a2 is not equal to b1/. So the given equations, the given pair of linear equations has unique solution. अब आप कहोगे सर सॉल्यूशन तो पूछा ही नहीं उसने तो केवल लाइंस पूछी हैं। तो देखो अगर वो लाइंस पूछता है या वो सॉल्यूशंस पूछता है, कुछ भी पूछता है, आप दोनों बातें बताओ। पहले तो आप बताओ किस टाइप का सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है, और नेक्स्ट लाइन में आप बताओ आप किस टाइप की लाइंस हैं। दोनों बातें बतानी है आपको, कैसा भी क्वेश्चन हुआ ना। हेंस the lines representing the given equations, the given linear equations are the given linear equations are intersecting lines. ये खत्म पहला। इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। अब सेकेंड एंड थर्ड होमवर्क है, आंसर मुझे बता दो। देखो 9/18 करोगे क्या आएगा 1/2, 3/6 करोगे क्या आएगा, और 12/24 करोगे क्या आएगा। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कौन सा केस हो गया, लास्ट वाला है ना। पहले नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और लाइंस कैसी हो गई, कोइंसिडेंट, क्योंकि उसने लाइंस भी पूछी हैं। लाइंस कैसी हो गई, दोनों बातें बताना हमेशा, कोइंसिडेंट लाइंस, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट केस देखो, बोलो 6/2 क्या होता है 3/1, 6/2 क्या होगा 3/1, -3 और इधर -1 है, -3 और नीचे क्या है -1, और उधर क्या है 10/9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/9 तो वो उतना ही रहेगा, 3/1 तो उतना ही रहेगा, ये तो नो चेंज। इसको थोड़ा सा जो जितना कट रहा है काट लेना, तो -3/- 1 कटने के बाद क्या बनेगा 3/1, और ये तो सेम ही रहेगा, ये कट नहीं रहा और ये नहीं कट रहा, तो ये नॉट इक्वल हो गया। देखो 3/1 और 3/1 तो इक्वल है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, बट नॉट इक्वल टू, कौन सा केस हो गया, नो सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। क्लियर है। अब 2 क्वेश्चन जो बच गए उसको पूरा प्रेजेंट करके आना है नोटबुक्स में, ठीक है ना। चलिए काफी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।